इमेजिन करो एक ऐसा जीनियस इंसान जिसका आईक्यू 500 प्लस हो और वो दुनिया की किसी भी जेल से एस्केप कर सकता हो। लेकिन क्या होगा जब उस इंसान को उसके ही तजुर्बे की बेस पर बनाई गई एक हाईटेक प्रिजन में डाल दिया जाएगा और वहाँ का हर एक कॉर्नर उसके सामने लेकर आएगा एक नया चैलेंज। और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे मिस्टीरियस प्रिजनर से जो कि उसके वहाँ से भागने की डेंजरस प्लान का हिस्सा बनता है। अब क्या ये दोनों इस डेडली प्रिजन के सीक्रेट्स को तोड़कर फ्रीडम पा सकते हैं और वो 500 प्लस आईक्यू वाला इंसान वहाँ पर पहुंचा कैसे, वो सब तो आपको इस कहानी को देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा इस कहानी की तरफ जहाँ के हर एक मूवमेंट पर है एक नया ट्विस्ट, हर एक स्टेप पर है एक नया डेंजर और हर एक गलती पर है एक बहुत खतरनाक टॉर्चर। तो कहानी की शुरुआत होती है रे नाम के एक बहुत ही खतरनाक कैदी से जिसको जेल में अभी बंद करके रखा गया होता है। और रे का प्लान तो यही था कि वो जल्दी से जल्दी इस कैद से बाहर निकल सके। सबसे पहले तो वो अपने सेल का पूरी तरह से मुआयना करता है और बाद में अपने बगल वाले सेल के आदमी को चिढ़ाने लगता है। रे की हरकतों से वो बंदा इतना ज्यादा चिढ़ गया था कि अगले दिन जब सारे कैदी एक साथ घूम रहे होते हैं तब उसने अपने एक साथी के साथ आकर रे के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया था। लेकिन ये सारी चीजें तो रे के प्लान का ही एक हिस्सा होती हैं। वो जानबूझकर उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है जिसको जब गार्ड देखते हैं तो वो तुरंत ही रे को पकड़कर सीधा आइसोलेशन सेल में डाल देते हैं। आइसोलेशन सेल में एक बाइबल के अलावा किसी और चीज को ले जाने की मंजूरी बिल्कुल नहीं थी। इवन अगर सरकार की तरफ से भी उस सेल में कुछ मौजूद था तो वो था एक टॉयलेट और एक कैमरा। रे तो बहुत आराम से इस सारी चीजों को अच्छे से नोटिस करता है और अब वो बार बार लड़ाई करने लगता है ताकि उसे बार बार आइसोलेशन सेल में लेकर आया जाए, जिसका रीजन यही था कि वहां पर रहकर रे को हर एक गार्ड की पोजीशन के बारे में अच्छे से पता चल गया था। और अब हम लोग देखते हैं कि रे के साथ ही एक दिन पुलिस स्टेशन के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं जिसकी आग को बुझाने के लिए जब वहां पर काफी सारे फायर फाइटर आते हैं तो उनके साथ ही रे फायर फाइटर के कॉस्ट्यूम में जेल से बाहर निकल जाता है। और रे गार्ड्स की नजरों से बचकर बाहर सिर्फ इसीलिए निकल पाया था क्योंकि उसने आइसोलेशन सेल के अंदर आके गार्ड को इतना ज्यादा ऑब्जर्व कर लिया था कि उसे पता होता था कि कौन से गार्ड की नजर कौन से समय पर किस तरफ होती है। और बस फिर होना क्या था, जेल के बाहर रे को उसके साथी मिलते हैं जो कि उसको लिफ्ट देकर पास के एक टाउन में छोड़ देते हैं। पर वो था तो अभी भी कैदियों की कॉस्ट्यूम में, इसीलिए जैसे ही एक शेरिफ की नजर उसके ऊपर पड़ती है वैसे ही वो पास वाले पुलिस स्टेशन पर खबर दे देता है और अगले ही पल वहां पर ढेरों पुलिस की गाड़ियां आकर रे को बुरी तरह से घेर लेती हैं। पर उतने में ही वहां पर एंट्री हो जाती है क्लार्क नाम के एक शख्स की जो कि अपने साथ एक कागज लेकर आया था जिसको देखकर सभी पुलिस वालों के एकदम पसीने छूटने लगते हैं और वो बहुत इज्जत के साथ क्लार्क और रे को जेल के वार्डन के पास ले जाते हैं। और तब जाकर हमें पता चलता है कि रे तो जेल के अंदर जाता ही इसलिए है ताकि वो जेल तोड़कर बाहर निकल सके। मतलब कि रे की एक कंपनी थी जो कि जेल की सुरक्षा चेक करने का काम करा करती थी और इन लोगों का सिंपल सा फंडा था कि ये लोग जेल की चेकिंग करते थे और रे जब वहां से भाग जाता था तो वो पुलिस वालों को बता देता था कि वो उस जगह से कैसे भागा, जिससे एक काम तो ये होता था कि जेल की सिक्योरिटी सुधर जाती थी और दूसरा काम ये होता था कि रे की जेब में काफी सारा पैसा आ जाता था। अब रे भैया को तो आज तक कोई जेल अपने अंदर रोक के नहीं रख पाई थी। वो पहले भी 14 जेलों से भाग चुके थे और उन्होंने अपने उन 14 एक्सपीरियंस का अपनी एक बुक में बहुत अच्छे से जिक्र करा था। अब वार्डन के साथ सारी बातें क्लियर करने के बाद रे को तो उसके पैसे मिल जाते हैं और वो पहुंच जाता है फिर से अपने आलीशान घर में। फिर उसके कुछ समय बाद हम लोग उसकी कंपनी में देखते हैं कि उसकी कंपनी में जेसिका मिलर नाम की एक लॉयर आती है जो कि उसको एक ऐसी जेल में भेजना चाहती थी जिसके बारे में नॉर्मल इंसानों को कुछ भी नहीं पता। असल में उस जेल को सरकार ने नहीं बल्कि काफी सारी दुनिया भर के अमीर लोगों ने डिजाइन करा था और वहां पर रखा जाने वाला था कुछ ऐसे खतरनाक कैदियों को जिनसे पूरी दुनिया को खतरा है। अब शुरुआत में तो उस जेल में जाने से रे मना करता है क्योंकि इस मिशन के साथ एक कंडीशन थी कि इस मिशन के दौरान उसके साथियों को उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। पर जेसिका तब उसको बताती है कि वहां पर वो पूरी तरह से सेफ है क्योंकि वहां पर उनका मार्श नाम का एक पुलिस ऑफिसर है जिसको रे अगर एक इवैक्यूएशन कोड बताएगा तो वो पुलिस वाला समझ जाएगा कि रे को सरकार ने ही भेजा है। और इसीलिए रे अगर उस जेल से निकलने में सफल नहीं भी होता है और पुलिस वाले को वो इवैक्यूएशन कोड बताता है तो रे को बाइज्जत उस जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
रे की टीम को जब शुरुआत में इस बारे में पता चलता है तो वो लोग उसको इस मिशन पर जाने से मना करते हैं, पर रे को इस बार डबल अमाउंट ऑफर करा गया था, इसीलिए वो तैयार हो जाता है उस अमीरों के द्वारा बनाई गई जेल में जाने के लिए, जहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पर रे की उसके टीम मेंबर को सच में काफी ज्यादा फिक्र थी, इसीलिए वो रे की बॉडी के अंदर एक ट्रांसमीटर को डाल देते हैं। रे को भी इस बारे में पता था और ट्रांसमीटर की जरूरत भी थी, क्योंकि एक तो उस जेल की लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता और दूसरा अगर इमरजेंसी के टाइम पर रे को उनकी मदद की जरूरत पड़ती तो वो ट्रांसमीटर की मदद के बिना तो उस तक पहुंच ही नहीं सकते थे। रे को उस जेल के अंदर एंथनी नाम का एक क्रिमिनल बनाकर भेजा जाने वाला था, जिसने दुनिया भर में काफी सारे बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट करे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने बड़े जेल में जाने के लिए क्राइम भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। रे को एक गाड़ी की मदद से उस जेल तक पहुंचाया जाने वाला था, पर जैसे ही उसे गाड़ी में बिठाया जाता है वैसे ही जबरदस्ती उसकी बॉडी के अंदर से उस ट्रांसमीटर को निकाल दिया जाता है, जो कि उसके टीम मेंबर ने उसकी बॉडी के अंदर लगाया था। मतलब कि अब बेचारा रे जहां पर भी पहुंचेगा उसकी टीम को उसके बारे में कोई खबर नहीं होगी। रे को तब गाड़ी में बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक ऐसी जेल में होता है जहां पर जितने भी कैदी मौजूद थे उन सबको कांच के सेल में रखा गया था। मतलब कि वहां पर सीमेंट की कोई दीवार मौजूद नहीं होती और वहां के गार्ड कांच की वॉल होने की वजह से लगातार कैदी के ऊपर नजर रख सकते थे। इवन ये जेल इस तरह से बनाई गई थी कि 24 घंटे यहाँ पर ड्रोन उड़ते रहते थे और कैदियों की हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखी जाती थी। मतलब कि कोई मामूली इंसान तो यहाँ से भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी देखकर तो रे की भी फट के 4 से 64 हो जाती है और वो तुरंत ही पहुंच जाता है वार्डन के पास। पर उसके साथ मोए मोए तो तब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि मार्श नाम का कोई बंदा तो यहाँ पर काम करता ही नहीं है। मतलब कि रे को यहाँ पर जानबूझ के फंसाया गया था और यहाँ का वार्डन इस बार इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो रे की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। जैसे ही रे को सारी चीजें समझ में आती हैं वैसे ही वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इवन वो अकेला इस चीज से परेशान नहीं था, बल्कि वहां पर जितने भी कैदी मौजूद थे वो सारे ही काफी ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि ना तो वहां पर कोई घूमने की जगह थी और ना ही कभी उन्हें 4 दीवारों से बाहर निकाला जाता था। अगले दिन जब सारे कैदियों को सेल से बाहर पर 4 दीवारियों के अंदर ही रखा जाता है तो उस समय पर कुछ कैदी रे के नए होने पर उसको प्रसाद देने वाले थे, पर वो लोग रे के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही रे उनके ऊपर अटैक कर देता है। और जब वो लोग उसको मारने के लिए आते हैं तो वहाँ पर एमिल नाम का एक बंदा आकर रे की मदद करता है। एमिल की बात सुनकर सारे कैदी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि गधे के सर से सींग। खैर बाद में हम लोग एमिल की बातों से जान पाते हैं कि वो पहले के समय पर विक्टर नाम के एक बहुत अमीर आदमी की सिक्योरिटी में काम करता था, जो कि अमीरों से पैसा लूट के गरीबों में बांट देता था। और उसे जेल में भी सिर्फ इसी वजह से रखा गया था क्योंकि वार्डन उससे किसी भी हालत में विक्टर का पता जानना चाहता था। लेकिन एमिल की वफादारी अभी भी विक्टर की तरफ थी। वो किसी भी हालत में विक्टर का पता उस वार्डन को नहीं बताने वाला था। एमिल और रे तो अब दोस्त बन गए थे और रे क्योंकि किसी भी हालत में इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए वो इस जगह को ऑब्जर्व करने लगता है और डिसाइड करता है कि वो एक बार यहाँ के भी आइसोलेशन चैम्बर में जाएगा। इसके लिए वो अगले दिन एमिल से एक झूठ मूठ की लड़ाई कर लेता है, जिस वजह से वार्डन डाल देता है उनको आइसोलेशन चैम्बर में। लेकिन इस जगह के आइसोलेशन चैम्बर बाकी जगह के आइसोलेशन चैम्बर से पूरी तरह से अलग थे, क्योंकि आइसोलेशन सेल में डालते ही उन लोगों की आंखों पर इतनी जोर से रोशनी चमकाई जाती है कि वहां पर वो लोग अपनी आंखों को खोल भी नहीं पाते। लाइट की वजह से सेल की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जल्दी ही उनकी बॉडी डिहाइड्रेट होने वाली थी। रे तब उस सेल की जमीन पर नोटिस करता है कि वहां पर एक प्लेट लगी हुई थी और उसके कोनों पर स्टील के स्क्रूज लगे हुए थे। और जाहिर सी बात है कि उस जगह से क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता भी हो सकता था, इसीलिए रे इस बात को अपने दिमाग में रखता है। उन दोनों को जब आइसोलेशन सेल से बाहर निकाला जाता है तो वहां पर उनके लिए एक डॉक्टर को भी बुलाया जाता है, क्योंकि उन दोनों की बॉडी काफी ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई थी। रे तब डॉक्टर से बात करते हुए जानने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग कहां पर हैं, पर वो डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। पर डॉक्टर की बातों से रे को ये बात तो समझ आ गई थी कि डॉक्टर सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। खैर अब धीरे धीरे रे जब वहां पर मौजूद चीजों को और ज्यादा नोटिस करता है तो उसको ये बात समझ में आती है कि असल में इस जेल को उसकी ही बुक का रेफरेंस लेकर बनाया गया था।
मतलब कि रे ने अपनी समझ से जिन जिन चीजों का जिक्र अपनी लिखी गई किताब में करा था, उन्हीं चीजों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद इस जेल को बनाया गया था ताकि कैदी कभी यहाँ से भाग ही ना पाए। इवन हम वार्डन के रूम में देख भी पाते हैं कि उसने वहां पर रे की किताब को रखा हुआ था। आगे जब रे की मुलाकात फिर से एमिल से होती है तो वो एमिल से एक गोल धातु का टुकड़ा मांगता है, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि आइसोलेशन सेल के जमीन पर जो प्लेट्स लगी हुई हैं उनके स्क्रूज स्टील के हैं और अगर उनके द्वारा ऑन करी जाने वाली लाइट की रिफ्लेक्शन को उन स्क्रूज के ऊपर डाला जाएगा तो वो बड़े आराम से खुल जाएंगे। एमिल भी तब मेटल का टुकड़ा ढूंढने में लग जाता है। फिर एमिल को जब एक दिन वार्डन अपने रूम में टॉर्चर करने के लिए बुलाता है तो इस बार भी एमिल को काफी ज्यादा टॉर्चर तो करा गया था, पर उसके बावजूद भी उसने विक्टर के बारे में बताने के लिए अपना मुंह नहीं खोला था। थक हार कर जब गार्ड्स एमिल को बाहर निकालने वाले थे तो चुपके से एमिल वहां पर पड़ा एक मेटल का टुकड़ा उठा लेता है। अब एमिल जैसे ही रे को वो मेटल का टुकड़ा देता है तो रे भी उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है। इवन अब रे ने डिसाइड कर लिया था कि वो एमिल को यहाँ से लिए बिना तो बाहर नहीं निकलेगा। रे की ऑब्जर्वेशन स्किल देखने के बाद तो एमिल काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे रे से ये बात भी पता चली थी कि वो किसी सुरंग टाइप की जगह पर कैद हैं और साथ ही उसे ये बात भी पता चल गई थी कि वो लोग किसी समुंदर के किनारे हैं और रे को ये सारी चीजें पता चली थी उसके एक्सपीरियंस की वजह से। खैर अब वो वापस से एक और झूठ मूठ की लड़ाई का नाटक करते हैं और इस बार भी उन्हें आइसोलेशन सेल में डाल दिया जाता है। वहां पर जाने के बाद रे तुरंत ही मेटल के टुकड़े से किसी तरह से रिफ्लेक्शन को उन स्क्रूज पर डालता है जो कि एक एक करके बाहर आने लगते हैं। उसी दौरान एमिल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे वार्डन और बाकी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ चला गया था और ये सब भी उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। आगे रे तुरंत ही अपने मुंह से एक टिश्यू पेपर को निकालता है और अपने आइसोलेशन सेल वाले सीसीटीवी कैमरा पर उसको चिपका देता है। अब जब कोई भी उसके सेल में नहीं देख सकता था तो वो तुरंत ही उस मेटल प्लेट को हटाता है और नीचे की तरफ जाने लगता है। नीचे जाकर जब वो थोड़ा सा आगे चलता है तो वहां पर उसे कुछ पाइप्स दिखाई देते हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रहे थे। वो तुरंत ही उन पाइप के ऊपर चढ़ना चालू करता है, पर रास्ते में उससे एक पाइप टूट गया था। उस पाइप के टूटने की वजह से उस जगह पर काफी ज्यादा पानी भरने लग जाता है, पर रे जैसे तैसे तो ऊपर की तरफ चढ़ गया था। पर जब वो ऊपर पहुंचता है तो ऊपर जाने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि वो लोग असल में एक कार्गो शिप पर थे। उसी कार्गो शिप के नीचे की तरफ उस जेल को बनाया गया था और यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब ऊपर के गार्ड जैसे ही रे को देखते हैं वैसे ही वो उसका स्वागत गोलियों से करने लगते हैं, लेकिन रे जैसे तैसे वापस से नीचे की तरफ आने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि जल्दी ही उसके सेल को खोलकर देखा जाएगा और नीचे अगर वार्डन को पता चल गया कि रे वहां से भागने की कोशिश कर रहा है तो वो रे को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करेगा। दूसरी तरफ वार्डन भी अभी सभी लोगों के आइसोलेशन सेल की तरफ जा रहा था और अब तक सभी लोगों के आइसोलेशन सेल के अंदर से पानी भी निकलने लगता है। ये देखकर गार्ड और वार्डन तुरंत ही रे के सेल की तरफ जाते हैं, लेकिन वो लोग सेल को खोल पाते उससे पहले ही रे वहां पर पहुंच जाता है और किसी को भी उसके ऊपर बिल्कुल शक नहीं होता। और ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि उन लोगों के सेल्स में पानी कहां से आया। असल में रे से जो पाइप टूटा था वहां से ही काफी सारा पानी निकलने लग गया था और नीचे वाले चैम्बर्स में जमा होने लगा था, और क्योंकि उसी चैम्बर से बाकी सारे आइसोलेशन सेल भी जुड़े हुए थे इसीलिए वो पानी भी वहां पर पहुंच गया। वहीं रे की कंपनी में रे के साथ ही उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वो रे के पार्टनर क्लार्क से इस बारे में बात करते हैं और क्लार्क भी उन्हें बताता है कि उसने दुनिया भर के लोगों को लगाया हुआ है ताकि वो जल्दी से जल्दी रे को ढूंढ सके। पर रे के ऑफिस से उसके बाकी सारे साथी निकले ही थे कि उतने में ही क्लार्क अचानक से उस वार्डन को कॉल करता है जिसकी जेल में अभी रे बंद था। मतलब कि वो वार्डन और क्लार्क एक दूसरे को जानते थे और क्लार्क ने जानबूझकर रे को उस जेल में भिजवाया था। अब जैसा कि हमें कहानी की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि इस जेल को गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि काफी सारे अमीर लोगों ने बनाया है, तो वो इस चीज को टेस्ट करना चाहते थे कि यहाँ पर से कोई कैदी भाग सकता है या फिर नहीं। इवन तब वार्डन वहाँ पर क्लार्क को ये बात भी बता देता है कि उन सारे अमीर आदमियों ने जानबूझकर एमिल को उस जेल में रखा हुआ है, क्योंकि एमिल ही इकलौता इंसान है जिसको विक्टर के ठिकाने के बारे में पता है, और अगर वार्डन किसी तरह से विक्टर के बारे में एमिल से पता कर लेता है तो वो सारे के सारे अमीर आदमी उन्हें छप्पर फाड़ कर पैसा देंगे। क्लार्क भी यहाँ पर रे को धोखा दे रहा था और वो कभी भी उसे उस जेल से बाहर नहीं निकलवाने वाला था।
क्योंकि अगर वो रे को बाहर निकाल देता तो उसे रे के साथ ही काम करना पड़ता, पर ऑलरेडी उसको इस जेल का सीईओ बना दिया गया था और हर साल उसको $50 लाख दिए जा रहे थे। मतलब कि रे की कंपनी में जो पैसे आ रहे थे वो तो क्लार्क को मिल ही रहे थे, पर उसके अलावा वो इस जेल का सीईओ बनकर भी पैसे कमा रहा था। अब क्योंकि एमिल का बिहेवियर रे के आ जाने की वजह से काफी ज्यादा चेंज हो गया था और जहां वो पहले फिर भी थोड़ा बहुत डरा करता था, अब उसके अंदर का डर भी खत्म हो गया था। इसीलिए क्लार्क अभी रे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने को बोलता है। रे को तब इस कदर टॉर्चर करा जाता है कि रे तो डिसाइड कर लेता है कि वो इस जगह से बाहर निकलने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा। इवन अभी तो वार्डन के लोग उसे सोने तक नहीं देते थे, जिस वजह से अगर वो कभी इस जगह से बाहर निकलना भी चाहता तब भी इस जगह से बाहर निकलने के लिए उसका दिमाग काम ही नहीं करता। फिर एक दिन जब रे एमिल के साथ बैठा होता है तब रे की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि एक समय पर वो एक अच्छा खासा लॉयर हुआ करता था। एक काफी बड़े मुजरिम को एक दिन उसने सजा दिलवाई, पर वो मुजरिम किसी तरह से जेल से भाग गया और उसने बाद में जाकर रे की पूरी फैमिली को मार दिया। रे इस बात से काफी ज्यादा टूट गया था और उसे ये बात समझ आई थी कि सिर्फ मुजरिमों को जेल में डलवाना काफी नहीं है, जेल की सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है ताकि कभी भी कोई भी कैदी वहाँ से भाग ही ना पाए। तब एमिल इन्हीं बातों का सहारा लेकर किसी तरह से रे को फिर से मोटिवेट करता है और वो एक बार फिर से यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढने में लग जाते हैं। अब बाहर निकलने के लिए उन्हें सबसे पहले ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी था कि वो समंदर में कौन सी जगह पर हैं। इसके लिए जैसे तैसे कुछ टूल्स का जुगाड़ करके रे एक सेक्सटेंट बनाता है, जो कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे पोलर स्टार को देखने के बाद कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इंसान अपनी लोकेशन के बारे में पता कर सकता है। अब सेक्सटेंट को तो जैसे तैसे उन लोगों ने बना लिया था, पर अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि शिप के ऊपर जाकर पोलर स्टार को कैसे देखा जाए। अब ये काम करवाने के लिए रे और एविल जावेद नाम के एक बंदे को अपनी टीम में मिला लेते हैं और फिर उनके प्लान के अकॉर्डिंग जावेद वार्डन के पास जाता है और उसे बता देता है कि रे और एविल वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब वार्डन उस प्लान के बारे में जानना चाहता था, पर जावेद उसको प्लान के बारे में तभी बताने वाला था जब वार्डन उसको खुले चांद के नीचे नमाज पढ़ने की परमिशन देता। और यही था रे का असली खेला। वार्डन भी तब प्लान जानने के लालच में जावेद की बातों में आ जाता है और उसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऊपर डेक पर भेज देता है। वहां पर जाने के बाद जावेद ने नमाज पढ़ते हुए अपने काम को करना चालू कर दिया था और उसने सेक्सटेंट की मदद से पोलर स्टार से बाकी सारे स्टार की दूरी को नाप लिया था और उसे एक कागज पर लिख लिया था। उस कागज को जाकर वो रे को दे देता है और जब वार्डन उससे प्लान के बारे में पूछता है तो जावेद उसको कुछ भी अंडसंड बता देता है। एरिक को तब ये बात पता चल जाती है कि उनका शिप असल में अटलांटिक ओशियन में मोरक्को के पास है और मोरक्को का नाम सुनते ही एबिल को ये बात याद आती है कि मोरक्को में उसका एक आदमी है जिसके ऊपर एबिल ने काफी सारे एहसान कर रखे थे और अगर किसी तरह से उनके शिप की लोकेशन उस तक भेज दी जाती है तो वो अगले दिन ही उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। पर अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एबिल का मैसेज एबिल के आदमी तक पहुँचाएगा कौन। तब थोड़ी देर सोचने के बाद रे खुद को किसी तरह से घायल कर लेता है और जब उसको डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है तो रे अपने बारे में उस डॉक्टर को सारी सच्चाई बता देता है। शुरू में तो डॉक्टर को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, पर बाद में जब रे उसे एक एक करके सारी चीजें बताता है तो डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक होता है। इवन अब रे ने डॉक्टर से मदद मांगी थी कि डॉक्टर किसी तरह से उनका मैसेज एबिल के आदमी तक पहुंचा दे ताकि अगले दिन एबिल का आदमी यहाँ पर आकर उन्हें यहाँ से ले जाए। अब डॉक्टर ने पहले तो इस बात को नहीं माना था, पर बाद में जब वो वार्डन के रूम में जाकर रे की किताब को पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि रे उससे बिल्कुल सही बोल रहा था। इसीलिए अब वो रे की बातों को मानते हुए एबिल के साथी तक एबिल का मैसेज पहुंचा देता है। अब वैसे तो वार्डन ने रे के ऊपर काफी ज्यादा नजर रखना चालू कर दिया था, पर उसके बावजूद भी अगले दिन रे एबिल और जावेद के साथ सेल नंबर 2 में लड़ाई करना चालू कर देता है और इस बार वो बाकी सारे कैदियों को भी उठा कर फेंकते हैं। जिसके बाद जब लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है और गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं तो वो किसी तरह से नजर बचाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। पर उन लोगों के वहां से निकलने से पहले ही किसी तरह से वार्डन उस जगह के सारे गेट्स को बंद कर देता है। वो लोग अब उस जगह पर फंस चुके थे और जल्दी ही वहां पर गार्ड्स आना भी चालू हो गए थे।
रे, जावेद और एबिल किसी तरह से उन लोगों से लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई के दौरान जावेद की एक गोली लग जाती है। अब उनके बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि रे किसी तरह से कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ के इंजन को बंद कर दे, पर उसके बाद भी रे को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता कि वो किसी तरह से गेट तक पहुँच पाए। पर रे अभी जावेद और एबिल को वहाँ से बाहर निकलने को बोलता है, क्योंकि उसने बाहर निकलने के लिए एक दूसरे रास्ते के बारे में भी सोच रखा था। रे के कंट्रोल रूम की तरफ जाने के बाद एबिल तुरंत ही गेट के पास खड़ा हो गया था और उस दौरान वो जावेद को भी हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, पर जावेद का ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है और इसीलिए जावेद जानता था कि वो किसी भी हालत में इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए वो खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करता है ताकि एबिल यहाँ से सेफली निकल पाए। अब जैसे ही रे इंजन को बंद करता है, एबिल वैसे ही गेट से बाहर निकलकर डेक पर चला जाता है। नीचे जावेद के पास और भी काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड आ गए थे, पर जावेद उनके ऊपर लगातार फायरिंग करता रहता है, जिससे उन गार्ड्स की मौत हो गई थी। पर क्योंकि जावेद को भी काफी सारी गोलियां लग चुकी थी, इसीलिए वो भी मारा जाता है। ऊपर अब तक एबिल का साथी एक हेलीकॉप्टर लेकर आ गया था, जिसके गार्ड शिप के ऊपर मौजूद गार्ड्स के ऊपर गोलियां बरसाना चालू कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लोग एबिल को देखते हैं, वैसे ही वो लोग नीचे एक सीढ़ी फेंकते हैं और एबिल उस सीढ़ी पर चढ़कर हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एक बार फिर से शिप के इंजन्स को चालू कर लिया गया था और रे अब गेट से बाहर नहीं निकल सकता था। वार्डन भी उसको बहुत ध्यान से ढूंढ रहा होता है और उसको प्रोवोक भी कर रहा होता है, पर रे अभी छुपा हुआ था शिप के स्टेबलाइजर टैंक के अंदर, जिसके अंदर जब पानी पूरी तरह से भर जाता है तो वो टैंक उसे समंदर के अंदर रिलीज कर देता है। रे ने पहले ही उस बटन को दबा दिया था जिससे स्टेबलाइजर टैंक भरा करता था, इसीलिए इंजन के चालू होते ही स्टेबलाइजर टैंक के अंदर पानी भरना चालू हो जाता है। वार्डन को रे की लोकेशन के बारे में पता तो चल गया था, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है और रे पानी भरते ही पहुंच जाता है सीधा समुंदर के अंदर, जहां पर जैसे ही वो ऊपर आता है वैसे ही एविल उसकी तरफ भी एक सीढ़ी फेंक देता है और रे भी अब उस सीढ़ी से हेलीकॉप्टर पर चढ़ना चालू कर चुका था। अब तक वार्डन भी डेक पर आ गया था। वो जैसे तैसे हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करना चालू कर देता है, जिस दौरान एबिल की भी एक गोली लग जाती है और तब वहां पर रे को वार्डन के ऊपर ही फायर करना पड़ता है। उसने वार्डन के पीछे रखे ऑयल बैरल्स के ऊपर शूट करा था, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वार्डन की मौत मौके पर हो जाती है। इसके बाद वो लोग सीधा किनारे की तरफ चले जाते हैं और किनारे पर जाने के बाद रे को एक बहुत शॉकिंग चीज पता चलती है। असल में एबिल ही वो विक्टर नाम का बंदा था जिसको वार्डन और बाकी सारे अमीर लोग ढूंढना चाहते थे और जेसिका मिलर कोई और नहीं बल्कि विक्टर की बेटी थी। एंथनी नाम विक्टर के लिए असल में एक कोड था, इसीलिए जिस दिन पहली बार रे जेल में आया था तो विक्टर ने खुद ही आकर उससे बात करना चालू कर दिया था। जेसिका मिलर ने भी जानबूझकर रे को उस जेल में भेजा था, क्योंकि वो जानती थी कि रे के अलावा कोई और ऐसा इंसान है ही नहीं जो कि उस जेल से भागने में सफल हो पाए। रे ये सब जानकर तो शॉक हुआ ही था, पर सबसे बड़ा धक्का उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि क्लार्क ने भी उसके साथ गद्दारी करी थी। क्लार्क के बारे में पता लगते ही वो विक्टर से एक मदद मांगता है और विक्टर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके अगले दिन जब क्लार्क ऑफिस से अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है तो वहाँ पर रे पहले से मौजूद था। उसने अब क्लार्क को बेहोश कर दिया था और उसे छोड़ दिया था एक बहुत ही बड़े कार्गो शिप के एक कंटेनर में। और क्योंकि अब रे ने क्लार्क से अपना बदला ले लिया था, इवन उस कार्गो शिप वाले जेल को भी बंद करवा दिया था और अब वो अपनी लाइफ में खुश था, इसीलिए ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।